Back to Gyan Varsha. In the last video we discussed about like glycolysis and how fermentation take place and what is the difference between fermentation and anaerobic respiration. Okay, today we'll discuss about aerobic respiration. In this lecture we'll discuss about pyruvate oxidation, and in the next video we'll discuss about TCA cycle also, and some questions also of the video we'll discuss. Okay, so let's move on the pyruvate oxidation. See, pyruvate oxidation प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होता है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन होता है, एंड इन यूकैरियोट्स इट्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. प्रोकैरियोट्स बिकॉज प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी, आपको पता है मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होती एक्सेप्ट राइबोसोम, और उसमें भी न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होता है. ओके, और पर अगर हम यूकैरियोट्स की देखें तो उस पर के पास ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेली, एंड उस पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी होती है, जिसकी वजह से जो ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन है वहाँ पर टेक प्लेस मीन्स वहाँ पर अकर करता है. ओके, तो हम ये देखते हैं कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन में जो ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है. फर्स्ट. सेकेंड, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में होता क्या है, जो पायरुवेट है वो ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. पायरुवेट ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इफ विल टॉक अबाउट यूकैरियोट्स एंड इफ विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, इट इज अकर इन साइटोसोल. ओके, पहले ही बात आती है कि ये जो स्टेप है पायरुवेट ऑक्सीडेशन का, ये नीडेड क्यों है. तो देखिए, पायरुवेट ऑक्सीडेशन का जो स्टेप है ये इसलिए नीडेड है क्योंकि ये जंक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल. जंक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल मीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस और जो टीसीए साइकिल के बीच में ये एक एज अ ब्रिज, एज अ जंक्शन की तरह वर्क करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन की कैसे होता है. देखिए, आपको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस से, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ग्लाइकोलाइसिस से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने हमें दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल दिए. एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने हमें दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल दिए. तो क्या होगा कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल देगा तो ये पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस थी वो साइटोसोल में हुई. अब जो ये पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीडाइज्ड होगा. तो देखिए, पायरुवेट एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है. ये देखिए, आप देख रहे हैं इस पर चार्ज्ड, ये पायरुवेट एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इसको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत है, ट्रांसपोर्टर की नीडेड है एक. तो इसमें कौन, देखिए कि यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर देख शो कर रखा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. इसी एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यहाँ पे कौन सा होगा. वैसे तो आपको वही एग्जाम में मेजॉरिटी में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप जान लीजिए, पायरुवेट ट्रांसलोकेस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जिसकी वजह से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्योंकि एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है इसलिए इसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब ये, चलिए ठीक है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर चला गया. ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ गए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता होगा कि दो होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में भी स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं जिसे हम. ओके, सपोज जैसे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, इसके अंदर एक और होगा हमारा, इसके अंदर ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. जो ये मैं आपको एक कलर, डिफरेंट कलर्स दिखाती हूँ. ओके, जो ये है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. तो अब आप समझ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, इसके लिए एंजाइम कौन सा नीडेड है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. पायरुवेट, ये मैंने लिख रखा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की नीड होती है. ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के बारे में पढ़ाती हूँ, देन हम मूव करेंगे कि ये कैसे होता है पूरा. ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा. देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो है एंजाइम, वो 3 एंजाइम से मिलकर बना हुआ है. ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की एक असेंबली है, ये 3 एंजाइम से मिलकर बनी हुई है, E1, E2 एंड E3. E1 को बोलते हैं हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, E2 को बोलते हैं हम डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेस, और E3 को बोलते हैं हम डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस. ओके, E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, E2 डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेस, E3 डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस. देखिए, अगर आप इनके फंक्शन और नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड नहीं भी करते, इट्स ओके, पर फंक्शन हो सके तो कर लीजिएगा, इट्स ओके अगर नहीं भी कर पाते हैं. पॉलीपेप्टाइड को एज सच याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे उसमें अभी तक नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड के बारे में कुछ नहीं पूछा गया. लेकिन हाँ, कोफैक्टर जरूर इनके कीजिएगा. देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो है, E1 जो है उसका वो है TPP, थाइमीन पायरोफॉस्फेट. E2 लाइपोइक एसिड एंड कोएंजाइम ए. E3 NAD+ एंड FAD. इतना आपको समझ आया. अब नेक्स्ट हम जरा मूव करते हैं प्रीवियस स्लाइड पर.
ये देखिए आपने पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के कॉम्प्लेक्स देखे, E1, E2 और E3, इन तीन से मिलकर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की असेंबली बनी हुई है। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, आपको पता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये हम सबको पता है। तो 3 कार्बन से 2 कार्बन को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक CO2 ग्रुप को रिमूव करवाना पड़ेगा। तो एक CO2 ग्रुप रिमूव हो गया, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में हमें कोएंजाइम ए की नीडेड है, तो एक कोएंजाइम ए आएगा और NAD+ से NADH में कन्वर्ट होगा। NAD+ किस में कन्वर्ट होगा, NADH में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए बहुत इजी सिंपल टर्म में हम देखते हैं, साइटोसोल है, वहाँ पे हमारा पायरुवेट है। पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना है, क्योंकि पायरुवेट एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हमारा पायरुवेट ट्रांसलोकेस, जिसकी वजह से पायरुवेट अंदर चला गया, अब वो आराम से जाके अंदर बैठ गया हैप्पीली। अब पायरुवेट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसको वो आया ही इसीलिए पायरुवेट ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस जो है 3 एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है, E1, E2, E3। E1 को बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, E2 को बोलते हैं हम डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेस, E3 को बोलते हैं हम डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ओके, इसमें पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो एक CO2 का रिमूव होगा, क्योंकि एसिटाइल कोई एंजाइम ए बनना है, कोएंजाइम ए तो मीन्स एक ऐड होना है, तो कोएंजाइम ए आके बाइंड करेगा और NAD+ जो है NADH में कन्वर्ट होगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, आर्सेनेट एंड मर्क्यूरिक आयंस इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। Arsenate and mercuric ion inhibit the activity of pyruvate dehydrogenase. What does it mean? Pyruvate dehydrogenase जो एक ये एंजाइम है, आर्सेनेट और मर्क्यूरिक आयन इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, एज अ इनहिबिटर वर्क करते हैं। ओके, जैसे आपको याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियो में देखी हो, जैसे मैंने आपको बताया था इनोलेस जो कि 9th स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस में, उसको कौन इनहिबिट कर रहा था, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन इनहिबिट कर रहे थे इनोलेस को। तो सेम आर्सेनेट एंड मर्क्यूरिक आयन इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की। ओके, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, इसलिए आपको ये मेंशन इस पॉइंट को करना जरूरी समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्सेनिक टॉक्सिसिटी, और ये हमारा गेट 2017 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। देखिए आप इस तरीके से जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आप ये भी याद करते जाया कीजिए कि आपने ये चीज़ पढ़ी थी तो ये कहाँ किससे कोरिलेट कर रही है। पायरुवेट काइनेस हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, उसमें उसको इनहिबिट कौन कर रहा था, 10th स्टेप पे था पायरुवेट काइनेस, इसको इनहिबिट कर रहा था एक तो ATP, दूसरा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो ये आर्सेनिक का ऑप्शन नहीं हो सकता। देन एल्डोलेस के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा हमने ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें हमारा 5th स्टेप में हमने एल्डोलेस के बारे में पढ़ा था। देन हम बात करेंगे सी पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस हमने कहाँ पढ़ा था, 3rd स्टेप, जो कि इरिवर्सिबल स्टेप था ये भी ग्लाइकोलाइसिस में। इसको कौन इनहिबिट कर रहा था, ATP इनहिबिट कर रहा था, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इनहिबिट कर रहा था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी इसे इनहिबिट कर रहा था। ओके, देन अब बात करें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, आर्सेनिक और मर्क्यूरिक आयन, आर्सेनेट एंड मर्क्यूरिक आयन। अभी आप देखिए, आर्सेनेट एंड मर्क्यूरिक आयन जो है इनहिबिट करते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की एक्टिविटी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। ओके, नेक्स्ट हम मूव करें। नेक्स्ट है, ये पूछा गया है CSI 2015 में, जून में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया, E1, E2, E3। E1 को हमने क्या कहा था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। E2 को हमने क्या कहा था, डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसफरेज। एंड E3 को हमने क्या कहा था, डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस। तो इसका रॉन्ग ऑप्शन कौन सा होगा, अब आप ऑक्सीडेस, दिस वन, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? E1, E2, E3 ये 3 एंजाइम्स हैं जो डिहाइड्रोजनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की असेंबली बनाते हैं। E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, E2 डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड E3 डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेस। ओके, थैंक यू। If you like our video, please like it. And for material, visit Gyanvarsha Telegram channel and ask your query on Gyanvarsha query@gmail.com, and please subscribe our channel. Thank you so much.